Hello everyone and welcome to सी लतीफ्स एकेडमी। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये जो क्लास अभी हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, दिस इज मेंट फॉर क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स ओनली। हम जो अपने पास एक फुल फ्लेज्ड बैच हमने अनाउंस किया था कि हम कॉमर्स का एक फुल फ्लेज्ड बैच करवाएंगे फॉर क्लास 11th, बिकॉज जो फाउंडेशन होती है हमारे आगे जो भी आप करना चाहते हो उसकी फाउंडेशन आपकी यही है। अभी तक आपने 10th तक डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, लेकिन अब यहाँ से आप एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड में पढ़ाई करेंगे। तो जो फाउंडेशन और बिल्डिंग ब्लॉक आपका रहेगा वो ही क्लास 11th रहेगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 महीने पहले अनाउंस किया था कि हम कॉमर्स के लिए फुल फ्लेज्ड बैच लेंगे। तो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी लतीफ सर ने अकाउंटेंसी के क्लासेस शुरू कर दिए हैं, बेसिक्स चल रहा होगा अभी। तो आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स में, बिजनेस स्टडीज, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके रिलेटेड आज ये पहला लेक्चर आपका है। लेकिन जो ये पहला लेक्चर आपका रहेगा इसको हम बोलेंगे एक आइस ब्रेकर। ये हमारे लिए एक आइस ब्रेकर सेशन टाइप का रहेगा। आज हम टॉपिक या कंटेंट्स में से कुछ नहीं करवाएंगे। आज जस्ट हम आपसे एक डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, हम कितनी क्लासेस वीक में करेंगे, हम किस सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हम कहाँ से पढ़ेंगे और हमें क्या पढ़ना है। तो बेसिकली आपको जस्ट एक इंसाइट देंगे हम इस नए फील्ड की, इस कॉमर्स की, और इस कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स है उसकी। ठीक है। इसके अलावा आपके लिए और हमारे लिए भी एक नई चीज है कि हम एक फुल फ्लेज्ड करिकुलम, फुल फ्लेज्ड कोर्स आप बोल लीजिए करवा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत सारे एप्रीहेंशंस हो, बहुत सारे डाउट्स हो, आपके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन कैसे होंगे, हम कैसे सर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कैसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम कैसे क्लासेस लेंगे, क्या हमें कोई रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या और बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे डाउट्स जो है स्टूडेंट्स के माइंड में ऑलरेडी है। तो उन चीजों को लेके हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है। बाय एंड ऑफ दिस क्लास आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो है रिजॉल्व हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम सिस्टमैटिकली अपने इस क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज को शुरू करेंगे। ठीक है। तो अकाउंटेंसी आपका सर ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगा। ठीक है। हो सकता है में से कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, तो सबसे पहले फटाफट मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और इंट्रोडक्शन के बाद जो हमने आज के 4-5 टॉपिक सोच रखे हैं डिस्कशन के लिए, आज कंटेंट्स में से कुछ नहीं होगा, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यानी बेसिकली जो हमारा कंटेंट जो शुरू होगा वो नेक्स्ट क्लास से होगा। जो हमारा लेक्चर 1 रहेगा आपका सिलेबस को लेके, वो नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। तो आज एक जर्नल डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कस करनी है उसको लेके हम शुरू आपके साथ आज करेंगे। ठीक है। तो फटाफट से मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अपने से जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते, मैं ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन है, कोई हम सिलेबस नहीं कर रहे। मेरा नाम नईम शफी है। ठीक है। मैं श्रीनगर से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर से। मैंने 2016 में अपना सीए कंप्लीट किया है। तो सीए में सबसे पहले जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करते हैं तो आपको एसीए बोला जाता है, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बेसिक जो भी डिग्री करेगा ही इज कॉल्ड एज एसीए। आप अपने नाम के साथ एसीए यूज कर सकते हैं। और अगर आप 5 साल तक इसके बाद प्रैक्टिस में या सर्विस में रहेंगे तो 5 साल के बाद यू आर इंडक्टेड एज अ फेलो मेंबर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। ठीक है। उसके बाद आप उसको एफसीए बोलते हैं। तो 2021 में मेरा एफसीए हो गया। तो करंटली आई एम फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट कौन सा होता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रलाइज्ड बॉडी है जो ये सीए कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने बीकॉम किया हुआ है और एमकॉम भी किया हुआ है कॉमर्स में, और फाइनली मेरा नेट भी कॉमर्स में क्वालिफाई है। ठीक है। ये सब चीजें किस लिए इंट्रोडक्शन, ठीक है कि आप मुझे जानो, आप मुझे नाम से जानो, आप मुझे पहचानो, लेकिन पर्पज ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आगे कितनी है। इस मैंने आपको प्रोफेशनल एग्जाम्पल्स भी दी, ये एक प्रोफेशनल पाथ है और ये आपका एक एकेडमिक पाथ रह सकता है। इसके अलावा हम एमबीए कर सकते हैं। आप ज्यादा आगे जाने तो एक्चुअल साइंसेस कर सकते हैं। तो आपके पास जो कॉमर्स है इसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ग्रो हो रहा है दिन ब दिन, आपके पास अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा है। ठीक है। तो आप चाहे प्रोफेशनल पाथ लेना चाहे या आगे एकेडमिक पाथ लेना चाहे, दोनों जो पाथ है आप लोगों के लिए खुले हैं। सब्जेक्ट तो आप अभी से चीजों को सीरियसली ले, चीजों पे मेहनत करें, और जो
कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं इस टाइम पे 11th-12th में कि बहुत लाइटली लेते हैं इसको, जबकि ये टाइम आपका सबसे इंपॉर्टेंट है हर जो आगे आने वाले टाइम के लिए। अभी आप जितना सीरियसली पढ़ोगे उतना आपको आगे बेनिफिट मिलेगा। दूसरी एक बात ये होती है समझने की कि अभी आपके पास प्रेशर कम है। सबको पता है कि 11th का एग्जाम जो है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करेंगे तो वहां तो एग्जाम नाम बराबर एग्जाम होता है, कोई एग्जाम कंडक्ट ही नहीं होता भी हो तो कोई पेपर्स चेक नहीं होता, तो ऐसे ही पास कर देते हैं, ये चीज सबको पता है। तो इस सिनेरियो में आपके पास एडिशनल बेनिफिट ये है कि कोई एग्जाम प्रेशर है नहीं। आप जितना कंटेंट पढ़ना चाहे, आप जितना डीपली पढ़ना चाहे, आपके पास स्कोप ही स्कोप है पढ़ने का। तो ये पर्टिकुलरली जो ये साल आपके लिए है, इसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना है। ठीक है, आपको शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना, आपको नोट से नहीं पढ़ना, वो एग्जाम के टाइम पे 5-10 क्वेश्चन कर लिए, वो सब चीजें नहीं करनी। आपको पहले से करिकुलम पे फोकस्ड रहना है। तो ये आपका एक करियर पाथ रह सकता है कि आप चाहे एकेडमिक्स में जाना चाहो, प्रोफेशनल अपने प्रोफेशनल जो हमारे पास कोर्सेज रहते हैं कॉमर्स, उसमें आप जाना चाहो, तो आपके पास दोनों पाथ आगे के लिए खुले हैं। बट मेहनत आपको अभी से इसके लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। आगे आगे बातें होती रहेंगी पूरे बैच में, तब आप थोड़ा और आप मुझे जानोगे और मैं भी आपको धीरे धीरे जानूंगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट ये हो गया। तो अब जो पहला डिस्कशन मुझे आप लोगों के साथ करना है, और यहाँ से बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, वो है कि आपने जो स्ट्रीम चूज की है कॉमर्स, क्या चीज है ये कॉमर्स, क्या पढ़ना है हमें कॉमर्स में, और कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स है, जो कॉमर्स में सब्जेक्ट्स है, आई होप अभी तक आप लोगों ने अपना माइंड बना लिया होगा सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। लतीफ सर की एक बहुत ही अच्छी वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आई वुड रिकमेंड कि हर कोई बच्चा, चाहे वो अपना कॉमर्स से हो, मेडिकल से हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, एक बार वो वीडियो देख ले। क्योंकि जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपको पता होना चाहिए जिस डिसीजन लेने के टाइम पे क्या बेसिक्स है, मैं क्यों ये डिसीजन ले रहा हूँ, और इस डिसीजन का इम्पैक्ट मेरे आने वाली लाइफ पे क्या पड़ेगा। तो वो वीडियो आप जरूरी देखें। उसमें सर ने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि अभी जब आप चॉइस लेंगे डिसीजंस की, जब आपको ये डिसीजन लेना होगा, जब आप ये चॉइस लेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, जब आप ये चॉइस अपनी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपने किन चीजों का ध्यान रखना है। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस डिसीजन कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ऑप्ट करना है, ठीक है, तो वो वीडियो आप देखेंगे। उसमें सर ने एक्सप्लेन ये किया हुआ है कि अगर आपके माइंड में एक एकेडमिक पाथ है तो आपको कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, और अगर आपके माइंड में एक प्रोफेशनल पाथ है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं उस चीज को फिर से रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। फाइन, एक ही चीज है एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, एक ही चीज आपके साथ फिर से डिस्कस करूंगा, सर ने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी। वो ये है कि अगर आपके माइंड में चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, या CS है, या CW है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आपके माइंड में इस स्टेज पे है, तो आप जो 90% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये है कि आप मैथमेटिक्स को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज आपकी एंट्रेंस में मैथमेटिक्स रहेगा, और अगर आपने 2 साल मैथमेटिक्स छोड़ दी अभी 10th के बाद 11th-12th में, तो वहां पे फिर नए से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वजह से पास नहीं कर पाते CA का एंट्रेंस, बिकॉज उनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होती। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको वो मैथमेटिक्स जो है वो आपको नहीं छोड़नी अगर आपने CA आगे करना है। ठीक है, ये चीज सर ने ऑलरेडी बताई हुई है। अब उसमें पॉइंट ये आता है कि कुछ कॉलेज में, सॉरी, कुछ हायर सेकेंडरीज में मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट अलाउ नहीं करते, या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं अपने मार्क्स के रिलेटेड। तो उसका वे आउट ये है कि आप अपने 5 सब्जेक्ट्स लो अदर देन मैथमेटिक्स, लेकिन जो फाइनल आपका जो आप 5 सब्जेक्ट्स अपने हैं वो आप मैथमेटिक्स के बगैर लो, जो भी आप चाहते हो कॉम्बिनेशन बना लो। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स आप या तो प्राइवेटली किसी ट्यूशन के पास पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो कहीं से, या सेल्फ स्टडी कर सकते, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन मैथमेटिक्स को आप साइमल्टेनियसली हल्का 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 पढ़ेंगे ताकि आप इन टच रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा मेडिकल नॉन मेडिकल में जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं नॉन मेडिकल में वो पढ़ ले, नहीं, लेकिन उतना मैथमेटिक्स जितना आपके लिए सफिशिएंट है, जितना CA के करिकुलम में है, उतना आप साथ साथ पढ़ते जाए। ठीक है, इसकी एक और रेमेडी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास ये परस्यूट्स है, उसकी एक और रेमेडी आपके पास है, वो ये है आपके पास एक और रेमेडी इस चीज की, कि हमारी चैनल पे
सीए फाउंडेशन का अकाउंटेंसी ऑलरेडी अपलोडेड है और सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स पोर्शन ऑलरेडी अपलोडेड है। चूंकि आपको 11th में बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है, आप अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है वहां स्पेंड कर सकते हैं। अगर तो आपका सब्जेक्ट है, आपने चूज किया और आपके हायर सेकेंडरी में है, फिर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अगर आपने चूज भी नहीं किया ड्यू टू वन रीजन और अनदर रीजन कि आपके हायर सेकेंडरी में नहीं था, या सेकेंड रीजन कि आप मार्क्स कॉन्शियस है इस बारे में, तो ठीक है, आपकी चॉइस है। लेकिन आप जब भी फ्री टाइम मिले, आधा घंटा 1 घंटा चैनल पे जाके वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा करके सीख ले, ताकि आप कंप्लीटली आउट ऑफ टच ना हो जाए इन 2 साल में। ठीक है, वहां से नहीं आ रहा तो आप प्राइवेट ट्यूशन ले ले, एग्जाम तो कोई देना नहीं है उसके लिए। लेकिन उससे फायदा ये है कि कल को जब आप एंट्रेंस में बैठेंगे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हम ये नहीं चाहते कि जो मिस्टेक्स हमने की वो आप रिपीट करें, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में आना चाहते हैं आगे। ठीक है, एक और ऑप्शन रहता है, वो भी सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है, कि आप उसको एज 6th सब्जेक्ट ले सकते हैं। 6th ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि आपको जो मेन मार्क्स कार्ड बनेगा वो 5 सब्जेक्ट्स का ही बनेगा, लेकिन बिजनेस मैथमेटिक्स आपका जो अलग से एक मार्कशीट आएगी जो आपके मेन मार्क्स के साथ टोटल नहीं होगा। तो उसका फायदा क्या होगा कि आपके मार्क्स भी इंपैक्ट नहीं होंगे और दूसरा आप पढ़ाई भी उसमें कर लोगे। ठीक है, तो ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो गई है। तो अब हम आते हैं आपके सब्जेक्ट्स की तरफ। ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है आपको कॉमर्स में पढ़ने हैं, और ये बेसिकली होते हैं, एक ओवरव्यू लेंगे हम। ठीक है, बाकी जो रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं उन सब्जेक्ट्स के, वो आपको डिटेल में सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, उसमें जो डेफिनेशंस है, उसमें जो जार्गन्स है, उसमें जो भी आपको पढ़ना है वो आपको टीचर्स अपना बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल सिंपल वे में समझाएंगे और पढ़ाएंगे। बट अभी के लिए जस्ट एक ओवरव्यू है कि हम जब इस कॉमर्स स्ट्रीम में आ रहे हैं तो सबसे पहले कॉमर्स क्या होता है, और दूसरा किसमें जो सब्जेक्ट्स हमारे हैं वो क्या होते हैं। सर ने ऑलरेडी अकाउंटेंसी का कवर किया होगा, थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे टच करता हूँ, और इसके बाद हम अपने अपने सब्जेक्ट्स की तरफ आएंगे। इसमें से मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो है बिजनेस स्टडीज, ये वाला। तो बिजनेस स्टडीज जो है मैं आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट्स जो है वो आपको दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे, तीसरा ऑलरेडी अकाउंटेंसी शुरू किया हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा थोड़ा सा एक इंसाइट ले लेते हैं इन सब्जेक्ट्स की। ठीक है, बिजनेस स्टडीज जो हमें पढ़ना है, क्या हम कवर करेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, मैं पहले आपको कहा कि जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, हर चीज को डिटेल में समझेंगे, हर चीज के एग्जांपल्स लेके चलेंगे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू है, इनसाइट है, तो डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। कोई ज्यादा यहाँ पे आपको माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेरे साथ एक सुनते जाइए, एक इनसाइट ले लीजिए, एक चीजों को बस एक बार सुन लीजिए ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, हम जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं, आप जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखते होंगे कि हमारी इंसान की कुछ नीड्स है, इंसान की कुछ डेली बेसिक नीड्स आप बोल लीजिए है। ठीक है, डेली बेसिक नीड्स क्या है कि हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, हमें रहने के लिए एक छत चाहिए, हमें कम्यूटेशन ट्रैवल के लिए कोई कन्वेंस चाहिए। ठीक है, तो ये इंसान की जो बेसिक जरूरतें हैं, जो हर एक सोसाइटी, हर एक माशरे में, हर एक ह्यूमन बीइंग को फील होती है। ठीक है, ये हमारी डेली जो बेसिक नीड्स है। इसके बाद हमारी कुछ कंफर्ट नीड्स है। ठीक है, हमारी कुछ कंफर्ट नीड्स है, यानी हमारे पास रोटी आ गया, कपड़ा आ गया, ठीक है, छत भी आ गई, आने जाने के लिए हमारे पास कोई सोर्स भी आ गया। ठीक है, तो हमारी ये नीड्स पूरी हो रही है। लेकिन उसके बाद इंसान की जो है कुछ कंफर्ट नीड्स भी होती है। ठीक है, लाइक आपको गर्मी में एसी चाहिए। ठीक है, आपको ठंडी में कोई ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिससे आप गर्मी कर सको, जिससे आप अपने आप को वार्म रख सको। तो ये सब जो है बेसिक नीड्स में ऑल्दो फॉल नहीं करती, लेकिन इनको हम बोलते हैं कंफर्ट नीड्स। ठीक है, हम एक बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो ये आपको पता है कि सर्वाइवल के लिए, इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, इस लाइफ का पार्ट बनने के लिए इंसान की कुछ नीड्स है। ठीक है, अब हमारी ये नीड्स कहाँ से पूरी होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज मैंने बोला कि मेरी पहली बेसिक नीड है रोटी की। अब मुझे रोटी चाहिए, हर किसी को जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए। तो क्या हर कोई बंदा क्या करता है,
ये जाके अपनी रोटी खुद बनाता है। सिमिलरली मुझे पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, तो क्या हर कोई बंदा जाके अपने कपड़े खुद सीता है? इसका जवाब है नहीं। हम जा मार्केट जाके ये चीजें खरीदते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बातें, देखी बातें है सारी, कि हम मार्केट जाके क्या करते हैं, इन चीजों को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, सिमिलरली बेसिक नीड्स से कंफर्ट नीड्स की तरफ आते हैं। अब मुझे गर्मी में एसी चाहिए, तो क्या हर कोई बंदा घर में जाके एसी बनाता है? आंसर इज नो। हम मार्केट जाके ये एसी खरीदते हैं। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हम में से कोई बंदा बीमार पड़ गया, हमें कोई लीगल सर्विस की जरूरत पड़ गई। ठीक है, हमें ये सब जरूरतें पड़ गई, तो क्या बंदा अपना इलाज खुद करता है? नहीं, वो डॉक्टर के पास जाता है। अगर कोई लीगल एडवाइस की जरूरत होती है, तो क्या हम अपने आप को लीगल एडवाइस खुद देते हैं? आंसर इज नो, हम लॉयर के पास जाते हैं। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि हमारी इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, अभी के लिए हम आगे हमें डिटेल में पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, जस्ट एक इनसाइट है। गुड्स और सर्विसेज, गुड्स बेसिकली जो टेंजेबल चीजें हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लाइक रोटी, लाइक कपड़ा, इनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेंजेबल हमारे पास है। और कुछ हमारे पास इंटेंजेबल गुड्स है, लाइक एग्जाम्पल, एक लॉयर ने कंसल्टेंसी दे दी, एक सीए ने आपको एक कंसल्टेंसी दे दी, एक डॉक्टर ने आपको एक कंसल्टेंसी दे दी। तो हमारी ये सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो ये गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। यानी मैं रोटी लेने मार्केट में गया और किसी बंदे ने ये रोटी जो मेरी नीड थी मुझे इसको दे दिया, लेकिन क्या ये बंदा मुझे फ्री में देगा? आंसर इज नो। तो इसलिए मैंने लिखा है कि बिजनेस स्टडीज में हमें क्या पढ़ना है, हमें वो एक सिस्टम पढ़ना है जिस सिस्टम के अंडर गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, रोटी वाले से गुड्स मेरे हाथ में आ गए, कपड़े वाले से कपड़े मेरे हाथ में आ गए, लेकिन क्या ये फ्री में हुआ? नहीं, इसके बदले मुझे कोई कंसिडरेशन देनी पड़ी। ठीक है, तो इस पूरे बिजनेस स्टडीज में हम ये समझेंगे, वो पूरा सिस्टम समझेंगे जिस सिस्टम के अंडर गुड्स और सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज होते हैं किसी कंसिडरेशन के बदले। कंसिडरेशन का क्या मतलब है? मुआवजा, रिटर्न, यानी वो मुझे तब देगा रोटी जब मैं उसको बदले में कुछ दूंगा। पहले कुछ बार्टर में कुछ भी हुआ करता था, आज के दौर में कुछ का मतलब पैसा है। जब मैं उसे पैसे दूंगा वो मुझे वहां से रोटी देगा, मैं कपड़े वाले को पैसे दूंगा वो मुझे वहां से कपड़े देगा। तो पूरा जब मैं ये सिस्टम समझूंगा, इस सिस्टम में जिस सिस्टम के अंडर गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये पूरा मुझे जो पढ़ना है हमारे बिजनेस स्टडीज में पढ़ना और समझना है। डेफिनेशन में भी मत जाइए, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज इंडस्ट्री, वो सब हम अपने जब बिजनेस स्टडीज शुरू करेंगे वहां पे मैं एक एक करके डेफिनेशन पढ़वाऊंगा और आपको समझाऊंगा। अभी अभी के लिए जस्ट एक इंसाइट, हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। हमें इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है कि जिस सिस्टम के अंडर ये गुड्स और सर्विस एक्सचेंज हो रहे हैं किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट, ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम को हमें समझना है कि बिजनेस किस टाइप का हो सकता है, लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और ये सारा सिनेरियो हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें से जो 90% चीज है वो प्रैक्टिकली आप रिलेट कर सकते हो, इनफैक्ट 100% रिलेट कर सकते हो, बिकॉज आप भी इसी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हो। आप फील कर सकते हो, आप देख सकते हो कि जब हम जाते हैं कैसे लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सब चीजें आप प्रैक्टिकली धीरे धीरे की चीज को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक इनसाइट हो गया। ठीक, इसके अलावा, एक्सचेंज के अलावा, जो गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज कोई चीज कब होगी? जब पहले वो बनाई जाएगी। यानी जब मैं गया एक कपड़े वाले के पास और पैसे के अगेंस्ट मैंने उसे कपड़े लिए, वो एक्सचेंज तब कर पाया गुड्स यानी कपड़े जब किसी ने ये बनाए थे। तो एक्सचेंज से पहले वाला स्टेप क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पहले तो मुझे ये प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सर्विसेज तो खैर ऑन स्पॉट प्रोड्यूस होती है बिकॉज दे आर इंटेंजिबल। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कंसल्टेंसी दी, दिस इज प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। लेकिन गुड्स में क्या होता है? गुड्स में आपको पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी आपने एक फैक्ट्री में, आपने एक वेयर हाउस में, आपने जो भी आपका कारखाना मान लो, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मान लो, वहां पे आपने पहले इन गुड्स को बनाया, आपने पहले रॉ मटेरियल जमा किया, फिर आपने इस शर्ट को, इस टी शर्ट को, इस जीन्स को बनाया,
और उसके बाद आपने इसको एक्सचेंज किया। तो हमारे पास बिजनेस स्टडीज में, जो हमारे पास बिजनेस स्टडीज है, इसमें हमारे पास दो चीजें आनी चाहिए थी, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। बट इंडस्ट्री आपके सिलेबस में अभी के लिए नहीं है। बिजनेस स्टडीज में आपने जो पढ़ना है वो कॉमर्स वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। और इंडस्ट्री का भी कुछ कुछ टच है, वो हम उस टाइम पे कवर करेंगे। तो कुल मिला के दो टाइप की चीजें कवर होंगी। इंडस्ट्री का कुछ पार्ट विच रिलेट्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहले गुड्स बनाने पड़ेंगे। और सेकंड पार्ट जो कॉमर्स का है वो हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर फिर ट्रेड आता है और बाकी सब चीजें आती है, वो फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी का जो है जस्ट एक इनसाइट है, हम जब सब्जेक्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से तो हम पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डीपली और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपके दिमाग में ये चीज आ गई कि हम ब्रॉडली पढ़ने क्या वाले हैं। हम एक पूरे ऐसे सिस्टम को समझने वाले हैं जिसके अंडर गुड्स और सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज हो रही है किसी भी कंसिडरेशन के अगेंस्ट। और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू अगर इंडस्ट्री देखे तो इंडस्ट्री में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एक्सचेंज से पहले प्रोडक्शन की जरूरत है, अगर कोई चीज प्रोड्यूस होगी उससे क्या होता है, एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम हम समझेंगे इस सब्जेक्ट में। आपका एक नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे। अब पॉइंट क्या है, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम देखें, कभी कभी हम लोग इसको एज अ इंटरचेंज या एज अ सेम वर्ड यूज करते हैं, इसको हम सिनोनिमस बोलते हैं, हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हम बिजनेसमैन को भी एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर को भी बिजनेसमैन बोलते हैं, जबकि एक नैरो डिफरेंस है दोनों में, एक बिल्कुल एक नैरो डिफरेंस है। बाकी जब वो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर, तो वहां पे आपको पूरी डिटेल में समझाया जाएगा एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो क्या ऑब्जेक्टिव करता है, वो क्या काम करता है सोसाइटी के लिए, वो सारा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट अलग से क्यों बनाया गया, पॉइंट ये है कि क्या इसको बिजनेस स्टडीज में मर्ज नहीं किया जा सकता था? इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप को एक सब्जेक्ट बना के आप लोगों के सामने क्यों प्रेजेंट किया जाए, इसके पीछे कोई रीजन है। इसीलिए ये सब्जेक्ट बना और एज अ करिकुलम एज एक सब्जेक्ट आपके लिए रखा है। तो इसके पीछे एक रीजन है जिसको समझने की जरूरत है। वो क्या चीज है वो आप समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज आपके मोहल्ले में एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है छोटा सा, जो आपके मोहल्ले के बाद जिससे आप रोजमर्रा की चीजें लेते हैं, डेली नीड्स की चीजें लेते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर समझा कि ये बिजनेसमैन है, क्यों? बिकॉज ये गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, पॉइंट टेकन। अब ये जो दुकानदार है, अब आप मान लीजिए कि इसकी एज हो गई, ठीक है, ये 60-70 क्रॉस कर गया और अब ये अपनी शॉप को मैनेज नहीं कर पा रहा। तो इसने क्या किया, इसने अपने बेटे को बिठा के इस दुकान पे रखा और बोला कि आज से ये दुकान तुम चलाओगे, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मली आपने देखा होगा होते हुए कि किसी की शॉप थी, अब वो नहीं कर पा रहा एज की वजह से और रीजंस की वजह से, अब वो किसी को ट्रांसफर कर रहा है, यार आप आज से ये बिजनेस देखोगे, ठीक है। तो क्या मैं ये जो बेटा इसका आके इस दुकान पे बैठा और अभी आगे से दुकान चलाएगा, ये शॉपकीपिंग करेगा, क्या मैं इसको एंटरप्रेन्योर बोलूंगा? जवाब है नहीं। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश होता है एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में क्या फर्क है, ठीक है, डिस्टिंग्विश होता है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो होता है जो एक नया बिजनेस क्रिएट करे, एक नया बिजनेस आइडिया क्रिएट करे, अगर वही बिजनेस भी है लेकिन उसी बिजनेस को एक अलग तरीके से करे। यानी जो चीज एक आम बंदा नहीं देख पा रहा, या जो चीज एक आम बंदा देख भी पा रहा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो इस फील्ड में जाना नहीं चाहता, वो रिस्क एवर्स बंदा है, वो ट्रस्ट नहीं करता अपने विजन पे, तो उस बंदे को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। यानी होता एंटरप्रेन्योर भी बिजनेसमैन ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, ये एक फ्रेश आइडिया या एक फ्रेश कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है जो दूसरे लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। या हो सकता है कि दूसरे लोगों के माइंड में ये चीज आई हो लेकिन उन लोगों ने की नहीं हो बिकॉज वो डर रहे हो, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हो, उनके पास कैपिटल अरेंज करने का तरीका हो, उनके पास वो लीडरशिप या मोबिलाइजेशन क्वालिटीज नहीं हो कि वो सारे रिसोर्सेज को अरेंज करके वो बिजनेस करे, ठीक है। तो ये सब क्वालिटीज जब एक बंदे में जमा होती है कि वो एक फ्रेश आइडिया कंसीव करे, उस आइडिया की फीजिबिलिटी करे और उस फीजिबिलिटी एनालिसिस के बाद वो सारे फैक्टर्स को मोबिलाइज करे, लाइक कैपिटल, मटेरियल, मनी,
जो भी चीजें आपको वो नया आइडिया कंसीव करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी चीजें आपको जरूरत है, उन सबको इकट्ठा करके मोबिलाइजेशन करके उसके बाद जो है वो एक फ्रेश बिजनेस, एक फ्रेश आइडिया फ्लोट करे, उस बंदे को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। यानी एक बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योर में ये डिफरेंस होता है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और जब हम आगे इस चीज को, आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो वहां पे आप और डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्यों ये सब्जेक्ट अलग बनाया गया। बिकॉज एंटरप्रेन्योर होते ही अलग है, वो नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचते। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, जो कि आप प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओ। आप देखो, जो कश्मीर बेसिकली है, हमारे कश्मीर में, जम्मू में भी इनफैक्ट अगर हम देखें, जैसे दिल्ली और बाकी बड़े शहरों में कैब सर्विस होती थी। ठीक है, होती है अभी भी, ओला है, उबर है। आप लोग में जो गए होंगे स्टूडेंट्स, उनको पता होगा कि वहां आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप कैब बुक कर सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे आप जाएंगे थ्रू यूज ऑफ गूगल मैप्स और बाकी सब चीजें टेक्नोलॉजी यूज करके, तो उसके बाद आप उसको अपना फेयर पे करेंगे। कश्मीर में बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि करेंगे करेंगे, टेस्ट ट्रायल बेस पे शुरू भी हुआ। ठीक है, और सबके दिमाग में है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, बिकॉज इस चीज की कमी है वहां पे आप कैब सर्विस बुक नहीं कर सकते, आपको रात को कोई कैब या ऑटो चाहे आपको नहीं मिलता। तो सबके माइंड में था कि ये एक अपॉर्चुनिटी कश्मीर में है जहां पे हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कितने लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि इस पे फिजिबिलिटी एनालिसिस किया, इस पे स्टडी की, इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उनको इकट्ठा किया, उसके बाद इसको लेके एक ड्राफ्ट बनाया। उसके बाद वो रिस्क जो इसमें है कि आप सब कुछ करके ये बिजनेस नहीं चला तो रिस्क है, वो रिस्क लेने की एबिलिटी, और उसके बाद इन सबको इकट्ठा करके एज अ लीडर या एज अ लीडर, ठीक है, उस सब को मोबिलाइज करके फिर उसको एक ऐसी डायरेक्शन देना कि ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क करे और रिस्क भी बर्दाश्त करे। ये चीज बहुत कम लोगों ने की, और जिस बंदे ने या जिन बंदों ने ये अपॉर्चुनिटी को देखा, उस पर काम किया और उसके बाद ये चीज की, उनको हम कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी देखे उसको कन्वर्ट करे और रिस्क लेना जानते हो। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती है, या तो कोई फ्रेश बिजनेस करे या एग्जिस्टिंग बिजनेस को नए तरीके से करे। दोनों सिनेरियो में हम उसको एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में डाल देते हैं। तो दो चीजें हैं, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन, और उसके बाद आता है विजन एंड लीडरशिप। इनोवेशन और इनिशिएटिव, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? इनोवेशन तो आपको पता ही है, नयापन, नई चीज करना। इनिशिएटिव का मतलब है कि पता तो सबको है क्या करना, लेकिन कोई वो चीज करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा बिकॉज ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद इट, तो उसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव। तो जो बंदा इनोवेट करे और इनिशिएटिव ले और उसके पास विजन हो और उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज इन सबको मोबिलाइज करने की हो, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो ये बिजनेस की एक अलग स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है, तो इसलिए इसके बारे में एक पूरा सब्जेक्ट बनाया गया है जो कि आपको सर कंप्लीटली पढ़ाएंगे। ठीक है, हो गए ये दो पार्ट। ठीक है, अब जो कॉमर्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहने वाला वो अकाउंटेंसी है, ये सर ने ऑलरेडी बताया होगा। अब अकाउंटेंसी क्या है, मोटा मोटा सर ने एक्सप्लेन किया होगा, मैं जस्ट एक इनसाइट दूंगा, बाकी सब्जेक्ट आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अब किसी बंदे ने बिजनेस खोला, ठीक है, अब किसी बंदे ने बिजनेस खोला या एंटरप्रेन्योर बना, कोई नया वेंचर खोला। अब इस बंदे को ये चाहिए कि ये पता कर पाए कि मेरी बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। यानी अगर मैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कोई एक मैंने बिजनेस खोला, रेडीमेड गारमेंट्स का या रेस्टोरेंट खोला, कुछ भी खोला, मैंने एक बिजनेस खोला, अब मुझे 2, 3, 4 महीने के बाद ये पता करना ही पड़ेगा क्या मेरा बिजनेस मुझे कमा के दे रहा है या नहीं दे रहा। ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मैं किसी को पैसे ओ करता हूँ या मुझे कोई पैसे ओ करता है? ठीक है, मेरे जो 3 महीने का एक्सपेंडिचर था रेस्टोरेंट चलाने पे वो कितना था? तो ये सब चीजें मुझे कहाँ से पता चलेंगी? इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए और समराइज करके एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक फाइनेंशियल हम कह सकते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शेप में, ये सब चीजें डिफिनेशन आप पढ़ेंगे आगे, तो डिफिनेशन जाने की जरूरत नहीं है अभी। जस्ट आप एक लेमन की लैंग्वेज से सोचिए कि अगर मैंने एक बिजनेस खड़ा किया और मुझे 3 महीने के बाद ये पता ही नहीं चल रहा कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मेरा लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है, तो उस बिजनेस का फायदा क्या? जब मुझे 3 महीने बाद ये भी नहीं पता है कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस बिजनेस की सेहत कैसी है। ठीक है, जैसे कोई बंदा हर 2 या 3 या 4, 5 महीने बाद अपने टेस्ट करवाता है ये देखने के लिए
कि क्या मेरी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं है, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, मेरा क्या ठीक है। इसी तरह एक बिजनेस को क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, ये देखने के लिए कि क्या मैंने प्रॉफिट कमाया है, मेरी लेनदारी कितनी है, मेरी देनदारी कितनी है, मेरे एसेट्स कितने हैं, मुझे देना कितना कर्जा है। तो वो सब चीजें जिस सिस्टम के अंडर हम रिकॉर्ड करते हैं, एक प्रॉपर साइंस है, एक प्रॉपर लैंग्वेज है उसकी, जिसके अंडर हम ये सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी, जहां पे आप प्रॉपरली अपना हिसाब रख पाए, ठीक है, हैफिजल मैनर में नहीं, जैसे मन किया वैसे नहीं, एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज के तहत, प्रॉपर रूल्स के तहत, प्रॉपर ग्रामर के तहत आप उसको, ग्रामर से मेरा मतलब जैसे हर लैंग्वेज का ग्रामर होता है वैसे हमारी, ठीक है, अकाउंटेंसी का भी ग्रामर होता है, हमारे बिजनेस का भी ग्रामर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे और फिर प्रेजेंट करेंगे उन लोगों के लिए जिनके लिए इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो, उन लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे। तो वो सब आप अकाउंटेंसी में करेंगे। और अकाउंटेंसी अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अकाउंटेंसी की डेफिनेशन मैंने जहां से उठाई, ठीक है, वहां पे यहाँ वर्ड लिखा था इकोनॉमिक एंटिटीज, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक एंटिटीज लिखा था, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया विद वेरियस एंटिटीज, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बिजनेस की अकाउंटेंसी करें, हम ट्रस्ट की अकाउंटेंसी कर सकते हैं, एनजीओ की अकाउंटेंसी कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस की अकाउंटेंसी कर सकते हैं। ये चीज लेसर नोन है कि आप अगर एक सैलरीड है, आप अगर सैलरीड बिजनेसमैन है, आपके पापा घर में, आपके कोई भी रिलेटिव है वो सैलरीड है, तो वो भी अपने घर में प्रॉपर अपने खर्चों और अपने एक्सपेंसेस और अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की अकाउंटिंग प्रॉपर इस सब्जेक्ट के अंडर कर सकते हैं, बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम आप वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, बाकी सब्जेक्ट्स आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, आप उसका जो प्रॉपर हिसाब किताब, उसका प्रॉपर आप रिकॉर्ड रख पाए, ठीक है, और उसको प्रेजेंट कर पाए जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, इस पूरे बॉडी ऑफ नॉलेज को हम कहते हैं अकाउंटेंसी, जो कि आपको सर ने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये एक और सब्जेक्ट आपका इसमें रहेगा, ठीक है, ठीक है। बिजनेस आपने बनाया, बिजनेस आपने समझा क्या होता है, फिर बिजनेस में अगर कोई इनोवेशन और कोई इनिशिएटिव ले और एक विजन और लीडरशिप के साथ आगे बढ़े तो उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, वो आप अलग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स क्राइटेरियाज होते हैं। और इसके बाद अगर आपको बिजनेस या नॉन बिजनेस का भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना हो या ऐसी नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो मटीरियल हो, तो उसके लिए आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल कॉम्बिनेशन जेएनके में बच्चे लेते हैं वो लेते हैं ये और ये हमारी बेसिक कॉम्बिनेशन है। अलोंग विद आप लेते हैं इंग्लिश जो कि मैंडेटरी है, प्लस आप शॉर्ट हैंड या ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं जो आपके लिए स्कोरिंग होता है, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन सीए एंट्रेंस में जो आपको सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ये और ये, मैं बताया था। तो इसलिए अगर आपके हायर सेकेंडरी में ये अपॉर्चुनिटीज है, नंबर 1, नंबर 2 आप खुद एक प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप ये और ये सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे जो कि हमने क्लास के बिगिनिंग में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, पॉइंट टेकन। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में आप लोग? इकोनॉमिक्स बेसिकली होता है एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज जहां पे हम समझते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम इनको कैसे एलोकेट करते हैं अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ठीक है, टेक्निकल हो गया, सिंपली समझने की कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। आपने ये वर्ड यूज किया, अपनी लाइफ में भी यूज किया होगा, इकोनॉमिकल वर्ड यूज किया होगा। किसको इकोनॉमिकल बोलते हैं? जो अपने हर खर्चे का हिसाब रखे या जो अपने खर्चे कम करने की कोशिश करे, ये वर्ड यूज हम करते हैं इकोनॉमिकल। ये कहां से? इकोनॉमिक्स से ही आया है। तो इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाते हैं? हमको ये पढ़ाते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपको आपके बर्थडे पे 1000 रुपए मिला, ठीक है, आपको 1000 रुपए दिए आपके बर्थडे पे, आपके पेरेंट ने या आपके किसी रिलेटिव ने एज अ बर्थडे गिफ्ट। अब इस 1000 रुपए में आप के पास बहुत सारी ऑप्शंस है जो आप इस 1000 रुपए को कर सकते हैं। इधर आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ अच्छा खाना खा सकते हैं, बाहर दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं, आप अपने लिए एक शर्ट खरीद सकते हैं, ठीक है, आप अपने लिए एक जियो फाइबर का सब्सक्रिप्शन डाल सकते हैं साल का, ठीक है, आप ये इसमें से जिम में एडमिशन ले सकते हैं,
या आप इसमें से कोई बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या चीज ऑब्जर्व की कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, ये एक थंब रूल है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हमारे से आई मीन टू से इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट की लेवल पे, हर लेवल पे आपको ये डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास हर लेवल पे रिसोर्सेज लिमिटेड है। और आपके पास जो चॉइसेस है या जिनको वांट्स बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, वो अनलिमिटेड है कि आप इन लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या क्या कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन ऑल दीज ऑप्शंस। ठीक है, कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज को हम कैसे अनलिमिटेड वांट्स पूरा करने के लिए यूज करें, हम किस चीज को छोड़े किस चीज को ले, इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस डिसीजन मेकिंग को, इस कंजप्शन वाले डिसीजन को, जहां पे हम सब चीजें पढ़ते और समझते हैं, इस पूरे सब्जेक्ट को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ेंगे कि आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज है आप इनको कैसे यूज कर सकते हो अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए। और ये डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है, आपकी सोसाइटी लेवल पे लेते हैं, आप अपने नेशनल लेवल पे लेते हैं, तो इस पूरे माइक्रो लेवल या माइक्रो लेवल पे, तो इसको हम इकोनॉमिक्स हेड के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, सोसाइटी लेवल पे एग्जांपल दे देते हैं, आपकी कोई मोहल्ला कमेटी है, ठीक है, आपकी कोई जो हम बोल सकते हैं सोसाइटी रिलीफ फंड टाइप का है, उसमें कुछ पैसा जा रहा है, तो वो पैसा लिमिटेड है, जितना भी हो, 1000 नहीं होगा, मान लीजिए 10 लाख होगा, लेकिन तब भी लिमिटेड है। उससे क्या कर सकते हैं, कोई कम्युनिटी हॉल बना सकते हैं। ठीक है, आप कोई मिनी अपना क्लिनिक बना सकते हैं हेल्थ के लिए, आप वो रोड पे खर्च कर सकते हैं, या आप अपने मोहल्ले में देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं जिनको हम एजुकेशन या और चीजों के लिए दे सकते हैं। तो तब भी एज अ सोसाइटी लेवल पे आपको ये डिसीजन कन्फ्रंट करना होगा कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से चॉइसेस जो है वो करनी पड़ेंगी कि ये पैसा आप कहाँ यूज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स वाला आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसके बाद जब हम नेशनल लेवल पे जाते हैं, जीडीपी और गवर्नमेंट के पास नेशनल इनकम होती है, उस इनकम से गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस लेने होते हैं कि मैं सब्सिडी में कितना दूं, मैं रोड पे कितना खर्च करूं, मैं गवर्नमेंट जो फंडेड पॉलिसीज है उन पे कितना खर्च करूं। तो हर लेवल पे ये डिसीजन, इकोनॉमिक्स के डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं माइक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे, ठीक है, वो सब्जेक्ट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये भी आपका एक सब्जेक्ट बनता है कॉमर्स में, आपका इंटरेस्ट हो इस चीज में या आपको ये जो आइडिया सुन के इंटरेस्ट लगा हो तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। एक ऐसा साइंस जहाँ पे हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स सर्विसेज देखते हैं। ठीक है, हम ये समझते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है या बिजनेस है या गवर्नमेंट है, ये अपनी चॉइसेस कैसे लेती है, उनके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो ये कैसे इसको एलोकेट कर सकती है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने सीए का एंट्रेंस अच्छे से क्लियर करना है विदाउट कोई हिकअप्स और विदाउट कोई उस टाइम पे आपको वो भी पढ़ना पड़े ये भी पढ़ना पड़े, तो आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप इसको एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करें या अलग से पढ़े, आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो बिजनेस मैथमेटिक्स में बेसिकली वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, मैथमेटिक्स 10 तक पढ़ी है, जो बिजनेस के रिलेटेड है। बिकॉज कुछ एक चीजें हैं मैथमेटिकली जो बिजनेस के रिलेटेड है। सपोज एनविटीज एक कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे, एनविटीज एक कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट लॉस, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम इकोनॉमिक्स और दूसरे जो बिजनेस के रिलेटेड हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज इनमें जाएंगे डिटेल में तो ये अपने आप में एक बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। लेकिन मैथमेटिकल बहुत सारे टूल्स, मैथमेटिकल बहुत सारी चीजें हैं हमारी जो आगे बिजनेस में यूज होती है, तो उनको समझने के लिए हमें वो बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा और आपके ये सीए का पार्ट, एंट्रेंस का पार्ट भी है। तो ये इस तरह डिस्कशन के बेसिस पे आप सब्जेक्ट्स आपने चूज कर लिए हो, और अगर आप अभी कोई चेंज करना चाहते हो तो वो कर ले, अभी भी आपके पास टाइम है। और अपना जो आपका जो गोल है उसको अभी क्लियर कट रखिए कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, आपको फ्लेक्सिबल रहना, रिजिड नहीं रहना, आपको ये रखना है प्रोविजन के कल को मैं एडजस्ट कर पाऊँ चीजें, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो ये करूंगा, लेकिन तब भी आपको एक गोल के साथ आगे बढ़ना है। आप बिल्कुल ऐसे हैफेजर्डली आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे आप रुकिए, सोचिए, इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिसीजन लीजिए, टाइम है तो इनके सिलेबस को एक बार देख लीजिए और अपना इंटरेस्ट लेवल को ढूंढ के अकॉर्डिंगली आप ऑप्ट कर लीजिए। ठीक है, फाइन। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हम आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन, तो अब इसमें जो अपने चैलेंज और अपने बेनिफिट्स है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ऑनलाइन हमें क्यों पढ़ना है, क्यों ऑनलाइन पढ़ेंगे, हम क्यों ऑनलाइन स्टडीज को प्रेफर करेंगे। ठीक है,
तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स और चैलेंज थे, लेकिन मैंने अपना एक एनालिसिस करके 4 चीजों को लिखा है, 4 बेनिफिट्स और उनके साथ एसोसिएट जो 4 चैलेंज है, क्योंकि आपको पता है हर चीज के 2 साइड होते हैं। तो मैंने दोनों साइड को यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आप बेनिफिट्स को रीप कर सको, बेनिफिट्स को ज्यादा से ज्यादा आप हासिल कर सको, और जो चैलेंज है उनको ज्यादा से ज्यादा आप ओवरकम करो। तो बेनिफिट्स लिख के अगर मैं चैलेंज को नहीं लिखता तो वो जस्टिस नहीं होता इस चीज के साथ। तो मैं चाहता हूं दोनों चीजों को देखो, बेनिफिट्स पे फोकस करो, चैलेंज को ओवरकम करो। पॉइंट नंबर 1, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अपने अपने टाइम में हम लोगों ने बहुत इस चीज को सफर किया है, वो है कंटेंट रिटेंशन। क्या होता है ये चीज, समझिए ऑनलाइन आपको क्यों फायदा है पढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 10th में 11th में 12th में पढ़ते थे और ड्यू टू वन रीजन और अनदर हम अपने ट्यूटर के पास नहीं जा सकते, घर में कोई काम है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या स्नोफॉल ज्यादा है, कुछ भी ऐसा है कि आप उस दिन क्लास नहीं जा पाए, ठीक है। तो अगले दिन हम क्या करते थे, हम अपने किसी स्टूडेंट को बोलते थे, अपने किसी फ्रेंड को बोलते थे कि सर ने कल क्या करवाया है यार, मुझे कॉपी करवा दो, या मुझे बता दो सर ने कल क्या समझाया है। आपको ये चीज भी पता है कि जब कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी अगर 2 बंदों ने, ए और बी ने कोई डिस्कशन किया, तो यहाँ पे ए ने अगर 100 बातें या 100 चीजें बी को बताई, तो बी इस चीज को फिल्टर करके आगे 80 चीजें ही आपको बता पाएगा। पता नहीं इस बी ने कितनी नोटिंग की होगी और उसके बाद उसने आगे कितना आपको बताया, और आपके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो फिल्टर्ड पहुंचती है, आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। देयर इज लॉस ऑफ कंटेंट, ठीक है, देयर इज लॉस ऑफ कंटेंट। और दूसरी चीज है, हर बंदे का अपना एक जजमेंट होता है। बी ने 100 बातों में से वही बातें रिटेन की होंगी जो इसकी अपने एज पर हिज जजमेंट जो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट। हो सकता है आपकी जजमेंट के हिसाब से अलग चीजें इंपॉर्टेंट रेलिवेंट हो, जो उसको रेलिवेंट ना लगी हो। तो वो जो आपको बातें बताएगा वो बेसिकली क्या होंगी, सब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिविटी भी लूज हो जाती है, ठीक है। तो ऑनलाइन में आपका क्या फायदा है कि क्लास रिकॉर्डेड है, कंटेंट अवेलेबल है, जब भी अगर आपका क्लास छूट भी जाए, सपोज क्लास 10 बजे ऑनलाइन शेड्यूल्ड है और आप नहीं देख पाए ड्यू टू वन रीजन अनदर, ठीक, आप नहीं देख पाए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं थी, आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, लाइट नहीं थी, जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे JNK में है, ठीक है। तब भी आप शाम को बाद में कभी भी उसी कंटेंट को आराम से देख सकते हो, एंड देयर विल बी नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। बीच में कोई भी फिल्टरिंग कुछ भी नहीं होगा, आपके पास वो कंटेंट एज इट इज आप देख सकते हो। तो कंटेंट आपका रिटेन रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूरा पूरा बैच देख लिया, अब आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन के दौरान कोई ऐसी चीज आपके सामने आ गई, कोई ऐसी चीज आपके सामने आ गई जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप फौरन रिविजिट कर सकते हो उस पर्टिकुलर चैप्टर को, वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो आपके पास कंटेंट हमेशा के लिए रिटेन्ड है, यानी आप जितनी मर्जी बार चाहो उस चीज को वापस देख सकते हो। क्लासरूम में आप सर को बोलते रिपीट करो 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद वो भी तंग हो जाता है और आप भी हेजिटेट करते हो कितनी बार इसको तंग करे, लेकिन यहाँ पे कंटेंट आपके पास हमेशा के लिए अवेलेबल है। दूसरा, हमने ऑलरेडी कमिटमेंट दी है और ये हमने पास में भी किया है कि हम अपना कोई भी कंटेंट जो है वो यूट्यूब से हटाते नहीं है, ठीक है। हमने अभी तक कोई भी कंटेंट यूट्यूब से नहीं हटाया है। तो जो क्लासेस है वो वहीं पे रहेंगी पूरे साल, 2 साल, 3 साल के लिए। तो कोई उसमें आपको डिफिकल्टी, आप अभी बैच पढ़ लो अच्छे से, बाद में आप रिवीजन के टाइम पे कोई भी डिफिकल्टी आप वापस रेफर कर सकते हो उस कंटेंट की तरफ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चैलेंज बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो बेनिफिट सबसे बड़ा है आपको, और जो हम चाहते थे कि हमारे टाइम पे हो, वो है टाइम और पैसे की बचत। इस चीज को आप समझिए, टाइम और पैसे की बचत कितना जरूरी रखता है। अगर आपको सपोज 9 बजे की क्लास करनी है, सपोज आपको 9 बजे की क्लास करनी है, ठीक है, तो इन विंटर्स में या बाद में भी इस क्लास की प्रिपरेशन जो है 7:30 बजे शुरू हो जाती है। आपको उठना है, रेडी होना है, आपको अपने आप को तैयार करना है, उसके बाद 1 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम लीजिए। तो 1 घंटे की क्लास देखने के लिए आप ऑन द एवरेज कितने घंटे स्पेंड करते हैं, आपको इस चीज का आइडिया है? आप आधा घंटा मान लीजिए सुबह प्रिपरेशन का, 1-1 घंटा आने जाने का, और 1 घंटा क्लास का। तो 1 घंटे की क्लास देखने के लिए आप 3.5 से 4 घंटे स्पेंड करते हो सकता है ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन आपका ट्रैवलिंग टाइम।
ठीक है, नंबर 1, तो ये टाइम आपका सीधे सीधे बच जाएगा, इस टाइम में आप और भी प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट। अब जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं, आज के टाइम में जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं, ठीक है, तो एक तो आपको अपना ट्रैवलिंग जो है कॉस्ट वो इनकर करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रैवलिंग कॉस्ट ही नहीं होता, आपको ऑलरेडी ये चीज आप समझिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपकी एज जो अभी है, इसमें आप चाहते हैं कि आपको एक रिकॉग्निशन मिले अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने लोगों में, ठीक है, आप चाहते हो कि कोई रिकॉग्निशन मिले, और उस रिकॉग्निशन के लिए आप क्या करते हो, नॉर्मली जो नॉर्मली सोसाइटी करती है आप भी वो करना चाहते हो, ताकि आपको रिकॉग्नाइज किया जाए। ये इस एज पे सबके साथ है, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई इसमें कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं है कि नॉर्मली इस एज में 11th-12th में हम क्या करते हैं, हम एक ग्रुप का या एक सिस्टम का पार्ट दिखने के लिए और ये मनवाने के लिए कि हम भी सिस्टम का पार्ट है, हम वही सब चीजें करना चाहते हैं जो हो रहा है। तो अब क्या हो, मैं किस तरफ इशारा दे रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो आप ये भी ट्राई करेंगे आप अच्छे कपड़े पहने, आप ब्रांडेड कपड़े लाए। अगर आपके पेयर ग्रुप में किसी के पास बाइक है, आप भी बाइक चाहेंगे, आप भी गाड़ी चाहेंगे, तो वो सब चीजों पे आप खर्चा करेंगे, जो खर्चा आपका ऑटोमेटिकली बच जाएगा। जब आपको एक ग्रुप में नहीं जाना, जब आपको जाना नहीं है क्लासरूम में, जब आपको 10 लोगों में बैठना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको पेयर प्रेशर कम हो जाएगा। आपको अपने लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रांडेड चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी अच्छी बाइक लाने की जरूरत नहीं है, वो सब कॉस्ट आपका बच जाएगा, बिकॉज आपका पेयर प्रेशर उस टाइम पे नहीं होगा, और वैसे भी नहीं होना चाहिए। वैसे आप इस चीज को आप समझो, ठीक, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो कि ये स्टेज जो आपका है, ये टाइम जो आपका अभी है, इसमें जितना हो सके आप अपना फ्रेंड सर्कल लिमिटेड रखो, उन लोगों से के साथ आप अपना अपना जो फ्रेंड सर्कल है या अपना जो भी एसोसिएशन रखो, जो लाइक माइंडेड हो, जो आपके गोल्स, आपकी एस्पिरेशंस, आपके ड्रीम्स पे बिलीव करते हो, ठीक है। बाकी जो सब कुछ एक पेयर प्रेशर के अंदर, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना उधर जा रहा है, मुझे भी उधर ही जाना है, वो सब चीजों से आप अभी इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच सकते हो, ठीक है। आपका कोई भी पैसा, आपका कोई भी टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा। तो आपके डायरेक्ट कॉस्ट मैंने बता ही दिए, ट्रैवलिंग के कॉस्ट, किताबों के कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आपके यहाँ पे बच जाएंगे अगर आप सिंसियर इस क्लासेस को फॉलो करेंगे, तो ठीक है। तो ऑनलाइन का ये बेनिफिट आपके पास है। तीसरा, जियोग्राफिकल रीच। क्या मतलब होता है, सपोज आपकी लोकेलिटी में कोई सर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनका जो इंस्टीट्यूट है वो आपके यहाँ से काफी दूर है, तो हो नहीं सकता कि आप एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर, फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट कोई भी ले लीजिए, हमारे पास काफी सारे डिस्ट्रिक्ट, कुपवारा ले लीजिए एग्जांपल। आप कुपवारा से चाहते हैं कि आप श्रीनगर के बेस्ट सर के पास आके पढ़ लें, श्रीनगर में जो टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, तो ड्यू टू जियोग्राफिकल रीच आप नहीं आ सकते, या तो आपको श्रीनगर शिफ्ट होके वहां आपको अपना रेंटेड एकोमोडेशन या कुछ लेना पड़ेगा, वहां अपना खर्चा रहने खाने का अलग से करना पड़ेगा, तो वो सारा जो है कॉस्ट आपका लगेगा। तो ऑफलाइन क्लासेस में जियोग्राफिकल रीच नहीं होती। ऑनलाइन क्लासेस में आपको जस्ट एक मोबाइल कनेक्शन की जरूरत है, आप जहां से मर्जी, जस्ट एक मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत है, आप जहां से मर्जी हमारी क्लासेस देख ले। तो इसकी जियोग्राफिकल रीच जो है वो बहुत ज्यादा है। हम यहाँ बैठ के, मैं इस शहर में बैठ के, आप पूरे श्रीनगर में जहां से मर्जी आप इस क्लास को देख सकते हैं, आपको कोई भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है आने का, जाने का, ठीक है। तो ये आपका तीसरा एडवांटेज होगा ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने से, ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ऑनलाइन तो आप बहुत जगह से पढ़ सकते हो, इस चैनल में ऑनलाइन पढ़ने का एक और फायदा ये है कि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं जो आप बेसिक कोर्स फीस पे करेंगे यहाँ पे आपको वो भी पे नहीं करनी। ये बेनिफिट्स तो है ही, बिकॉज ये बेनिफिट्स तो है हर किसी ऑनलाइन क्लास के लिए, लेकिन आपके पास जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कोर्स की भी कोई फीस आपको पे नहीं करनी, यानी आपका कोर्स भी जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपके डबल एडवांटेज है कि कोर्स फीस तो देना ही नहीं है, और जो भी एसोसिएटेड कॉस्ट है वो आपके सारे इसमें बच जाएंगे, ठीक है। पॉइंट टेकन। तो ये यहाँ पे आपके बेनिफिट्स है ऑनलाइन पढ़ने के, और आपको इन बेनिफिट्स को अच्छे से आप इन बेनिफिट्स को हासिल करो, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती, हमारे टाइम में नहीं थी, आपके टाइम में है। इसको आप दोनों हाथों से ग्रैब करो और मेहनत करो, इस पे बिल्डअप करो, अपना एक पढ़ने का एक्यूमेंट डेवलप करो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, इस चीजों पे आप काम करो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये बेनिफिट्स है।
अब चैलेंज मैंने क्यों लिखे हैं साथ, बिकॉज हर किसी एक नई डेवलपमेंट के साथ उसके अपने चैलेंज होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, कंटेंट रिटेंशन, मैंने कहा कि आपके पास कंटेंट हमेशा अवेलेबल है, लेकिन इसका जो सिक्के का दूसरा पहलू है लैक ऑफ अटेंशन। नॉर्मली क्या होता है, क्लासरूम में आपको पता है कि मुझे सर की जो बात है उसकी तरफ पूरी ध्यान ध्यान देना है, पूरी तरह ध्यान देना है, बिकॉज अगर कोई चीज मिस हो गई तो बाद में किससे पूछूंगा, बाद में सर नहीं बताएंगे। यहाँ पे आप सोचते हैं कि ठीक है चलो मैं ये भी कर लूंगा, चाय भी पी लूंगा, 10 मिनट पॉज करके आ भी जाऊंगा, वो भी कर लूंगा, क्लास कहाँ जानी है। लेकिन उससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पाता क्लास पे। यानी अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में, आप अपने बेड पे लेट के, आप अपने तकिए से बैठ के क्लास देख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनअटेंटिव रहो, इसका मतलब ये नहीं चलो ठीक है चल रहा है तो बाद में देख लेंगे। आपको फिर भी उसे क्लास की तरह ही देखना है। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, अपने 1 घंटा पूरा क्लास की तरह ही देखना है, ठीक है। तो ये चैलेंज है, उस पे काम आपको करना है, इस पे हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, इस पे आपको अपने आप पे काम करना है कि आप इस चीज को एज अ क्लास लो। इसको आप ऐसे नहीं, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं चल रहा तो आप अभी 20 मिनट देख लिए, बाद में 30 मिनट और देख लेंगे, वैसा नहीं है। एज अ क्लास इसको लो, कोशिश करो एक स्ट्रेच में देखो, ज्यादा से ज्यादा आधे क्लास के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, दैट इज इट, बट कोशिश करिए कि एक स्ट्रेच में आप इसको देख लो, एज अ क्लास इसको देखिए। तो इस पे वर्क आपको करना है, ठीक है। कंटेंट रिटेंशन का चैलेंज हमारे पास जो है लैक ऑफ अटेंशन है, ठीक है, इस पे आपको काम करना है। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि जो चीजें इंसान को मुश्किल से मिलती है उनकी वो कदर करता है, और जो चीजें इंसान को मुश्किल से नहीं मिलती उनको कदर नहीं करता। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उन चीजों को वैल्यू करते हैं जो हमें हार्ड वे में मिलते हैं। अगर किसी के पास पैसा इजिली आ जाता है वो पैसे की कदर नहीं करता, किसी के पास कोई और जो ब्लेसिंग है वो इजीली आ जाती है उसकी कदर नहीं करता। ये एक ह्यूमन नेचर है, इससे हमें बचने की जरूरत है। क्योंकि आपका टाइम और पैसा बच रहा है तो आप में एक क्या आ जाता है, एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो। चलो ठीक है ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, देख लेंगे बाद में, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। ये लैक ऑफ अटेंशन का ही एक दूसरा तरीका है कि आप कहते चलो ठीक है क्लास 10 बजे की शेड्यूल थी, ठीक है, दोनों का फर्क समझिए, इसी का एक पार्ट है। यहाँ पे आप क्लास तो देख रहे हो टाइमली, लेकिन आप उसको फोकस्ड वे में नहीं देख रहे। यहाँ पे आप सोच रहे हो ठीक है क्लास 10 बजे की शेड्यूल्ड है, क्या मैं शाम को 10 बजे देख लूंगा, क्लास तो कहाँ जानी है, क्लास तो कहाँ जानी है। लेकिन इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, आप अपने 12 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। जो नॉलेज आप सुबह के 10 बजे लेके शाम के 10 बजे तक अप्लाई कर पाते, उसको बिल्ड कर पाते, वो आप शाम के 10 बजे ले रहे हो, ठीक है। तो आप अपने 12 घंटे का लॉस कर रहे हो इस प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि आपको ये हार्ड वे में नहीं लेना पड़ा, आपको इसके लिए कहीं जाके मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको इसके लिए ऑटो बस चढ़ के उस इंस्टीट्यूट में नहीं जाना पड़ा। तो इस वजह से क्या होता है, जिनकी चीज आपके पास हार्ड वे में नहीं आई, आपकी कदर नहीं करते। तो इस पे भी काम आपको करना है, हमने कुछ नहीं करना, ये भी आप, क्योंकि इस पूरे जर्नी में कुछ चीजें आपकी है कुछ हमारी है, हमारा काम हम करेंगे, आपका काम आप लोगों ने करना है। तो इस चीज से आपको बचना है, ठीक है, इस चीज से आपको बचना है। आपको इन क्लासेस को एज क्लासेस ही पढ़ना है, एक स्ट्रेच में अटेंटिवली पढ़ना है, और प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करनी, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, नहीं, क्लास उस दिन शेड्यूल्ड है, उस दिन आप कोशिश करके उसको देख लो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। जियोग्राफिकल रीच का जो फायदा है उसका बुरा असर है पर्सनल अटेंशन क्लासरूम में। हालांकि आज के टाइम में प्रैक्टिकल है नहीं, आज के बैच में 300-300 400-400 बच्चे होते तो कहाँ पर्सनल अटेंशन दे पाएंगे, फिर भी एक कनेक्ट रहता है टीचर के साथ आपका। हम कोशिश करते हैं पूरा कि हम ऑनलाइन मोड में भी ऐसे कम्युनिकेट करें आप लोगों से कि आपको लगे कि एक पर्सनल टच है, हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी एट टाइम्स क्या होता है, एक पर्सनल कनेक्ट नहीं बन पाता ड्यू टू दिस डिजिटल मोड, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो सोल्यूशन है वो हम आपको देंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो सोल्यूशन क्या है कि हमने अपने नंबर्स जो है पब्लिकली शेयर कर रखे, संडेज हमने रखा है डाउट क्लियरिंग के लिए। आप में से जो लोग भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जस्ट किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, सजेशन लेना चाहते हैं, वो सिंपली उठा के हमें फोन कर ले, ठीक है। हम भी पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसका क्या नाम है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं कौन सा पढ़ रहा है, क्या नाम है, कहाँ से। ठीक है, अगर महीने में 2 महीने में एक बार बात भी होगी तो पता चल जाएगा कि फला स्टूडेंट है, फला इलाके से है, फला रहता है, ठीक है, एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन किया अभी मैसेज के लिए, तो आप अपना नाम नाम बेसिक एड्रेस उस पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें भी एक कनेक्ट रहे कि कौन सा स्टूडेंट है क्या है। उसके अलावा डाउट क्लियरिंग है,
उसके अलावा बाकी सब चीजें हैं, तो वो सब चीजें जुड़ के हम इस चीज का ख्याल रखेंगे, तो हम अपनी लेवल पे रखेंगे कि पर्सनल अटेंशन हम दे पाए, डिपेंडिंग अपॉन जो भी कॉन्स्टेंट्स तो है ही जो है ऑनलाइन मोड में, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हर बच्चे के साथ हमारे पर्सनल कनेक्ट हो। उसके लिए आप मेरे साथ कम्युनिकेट करिए, आप अपना टाइम निकाल के कम्युनिकेट करिए, ग्रुप पे कम्युनिकेट करिए, अपना नाम वगैरह हमें बताइए, थोड़ा सा हमें भी पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस पूरी जर्नी में। ठीक है। और एक जो चीज है जो मुझे डिस्कस करनी है वो है कि जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको मिल रही है, दिक्कत क्या है कि बहुत लोग तो पहले इसको बिलीव नहीं करते। रीजन बीइंग कि हमारी सोसाइटी से जो अच्छी चीजों की आदत है ना वो निकल गई है। हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि सही में कोई एक इंस्टीट्यूट फ्री में पढ़ाएगा सब कुछ, कोई पैसे भी नहीं लेगा, बुक भी देगा, टेस्ट भी करवाएगा। तो हम वो जिसको बोलते हैं ना कि टू गुड, क्या बोलते हैं उसको, इट्स टू गुड टू बी बिलीव ट्रू। ठीक है, सुना होगा ये चीज कि इतनी अच्छी चीज उन्होंने रही, क्या सच हो सकता है? तो हमारे माइंड में डाउट क्रिएट हो जाते हैं, यार क्या होगा कल, कोई शायद पता नहीं ऐसे ना करे वैसे करे, छोड़ के जाए, नहीं पढ़ाए, फीस ले। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट, और वो भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, बेस्ड अपॉन पास्ट। हमने सीए का जो मैथमेटिक्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। सीए का जो अकाउंटेंसी है फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है। जेकेएसएसबी में ऑलमोस्ट 95% सिलेबस जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है। तो बुक्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, तो सब कुछ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, और अब चैनल को भी 1.5 साल हो गया, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। हाँ, हमारा पहला ये है एंगेजमेंट एक फुल फ्लेजेड बैच का, ठीक है, बट आपको हम लोगों पे इस बारे में ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी भी आपकी सबसे बेस्ट रहेगी, और दूसरा आपने इस चीज को सीरियसली लेना है, आपने इस चीज को ये बिलीव करना है कि हाँ सोसाइटी में अच्छी चीजें भी हो सकती है। ठीक है, वो बिलीव बेसिकली चला गया कि क्यों ऐसा कोई करेगा। ठीक है, बट वैसा नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, एंड तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर आपको कोई नोट भी दिया जाएगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज पे आप यकीन रखिए, अल्लाह ताला पे यकीन रखिए, जिसको भी आप मानते हैं उस पर यकीन रखिए। हमारे साथ जम्मू से भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिसको भी आप मानते हैं उस पर यकीन रखिए कि हम जो है आपको यहाँ पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, इस पे आपको एक ही सोल्यूशन है इस चीज का, वो है ट्रस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके जो भी दोस्त है उनको भी बताइए कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रही है, क्यों अपने माँ बाप का पैसा लगा रहे हो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। अगर पढ़ना ही पर्पस है तो आके पढ़ लो ऑनलाइन। ठीक है, तो बाकी इतना ही आपको कह सकते हैं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमने बैच को कंप्लीट किया है, और इसको भी इंशाल्लाह करेंगे। इस चीज के लिए आपको ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि बैच कंप्लीट हो जाए, आप कहीं और पढ़ ले, फिर बाद आप में सोचे कि यार ये तो पूरा बैच उन्होंने कंप्लीट कर लिया, हमने तो पहले क्यों नहीं इनके साथ कनेक्ट किया। अभी अगर आप हमारी वीडियोस पे कमेंट्स देखें, ठीक है, वीडियोस पर, तो मैक्सिमम बच्चे क्या लिखते हैं कि हमें बहुत बाद में पता चला कि ऐसा कोई बैच भी, हमने तो वहां यहाँ इधर उधर से पढ़ लिया। अब वो रिग्रेट करते हैं कि हमने क्यों पढ़ाई, तो पैसे भी दे दिए और यहाँ एजुकेशन तो फ्री मिल रही थी। तो ऐसा ना हो कि 4-5 महीने बाद आप कहीं से पढ़ के आओ, फिर आप चेक करो कि सारे वीडियोस तो चढ़ गई है, ये तो बैच पूरा मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता। तो ट्रस्ट कर लीजिए, ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गया, अकाउंटेंसी शुरू हो गई है, दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो गया, इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट भी, थर्ड सब्जेक्ट भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फटाफट से 2-3 चीजें हैं, मुझे लगता है आज का डिस्कशन हो गया। अब मेरा जो सब्जेक्ट है अपने बारे में आते हैं, ये तो जर्नल बातें थी, ये जो कंप्लीट होगा 48 से 52 लेक्चर्स के बीच में कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं नंबर ऑफ क्लासेस अप्रोक्सीमेटली 3 दूंगा पर वीक ऑन अल्टरनेट डेज। मतलब क्या अल्टरनेट डेज का, कोशिश करूंगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपकी क्लासेस अपलोड हो, हफ्ते में 3 दिन। तो इसके हिसाब से हफ्ते में 3 दिन के हिसाब से, ठीक है, हमारे मंथ के 12 लेक्चर्स बनते हैं, तो इसके हिसाब से 4 महीने तक, जन फेब मार्च अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए बिजनेस स्टडीज का। तो एक टेंटेटिव डेट है, ऊपर नीचे हो सकता है, बस एक टेंटेटिव डेट है जिसमें आपका सिलेबस बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो इन 3 दिनों में जो भी डाउट्स होंगे, चाहे वो कमेंट्स के थ्रू हो, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो, वो हम एड्रेस करेंगे संडेज को। और संडेज के दिन कुछ हम अपनी बातें करेंगे, एक तो डाउट क्लियर करेंगे और कुछ अपनी बातें करेंगे। आप कुछ अपनी बातें बताएंगे, हम कुछ अपनी बातें आप लोगों के साथ करेंगे संडेज को, जो कैरिकुलम से बाहर की चीजें होंगी। ठीक है, डाउट क्लियरिंग प्लस एक इंटरेक्शन रहेगा एक आपस में बच्चों के साथ, तो वो एक फ्रेंडली वे में रहेगा, उसको भी हम देखेंगे कैसे हम इसको
ऐसा बना सकते हैं जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, जिसको हम लाइफ लेसन्स बोलते हैं, कि हम अपनी लाइफ में हमने जो सीखा है वो आपको बताएंगे। आपका जो एक फ्रेश यंग इनोवेटिव माइंड है वो आप हमें बताएंगे, ताकि हम भी कुछ आप लोगों से सीख पाए। तो इंटरएक्टिव सेशन रहेगा संडे को, प्लस डाउट क्लियरिंग इन 3 दिनों की। ठीक है, ये हमारा एक सिस्टम रहेगा। चलिए ये तो हो गया। हाँ, क्लास की ड्यूरेशन रहेगी 45 मिनट से 1 आवर। कोशिश करूंगा इसमें निपट जाए। ठीक है। अच्छा, हम क्या स्टडी मटेरियल यूज करेंगे इस पूरे बैच के लिए? मेरे सब्जेक्ट के लिए 2 मटेरियल यूज करेंगे। एक तो बिजनेस स्टडीज की जो टेक्स्ट बुक लिखी है एनसीईआरटी ने, मैं इसको यूज करूंगा। और दूसरा मैं यूज करूंगा बिजनेस स्टडीज जो कल्याणी पब्लिकेशन ने लिखी हुई है, 2021 का एडिशन। इसको क्यों यूज करूंगा? क्योंकि हमारे जेएंडके में मैक्सिमम बच्चे यही पढ़ते हैं, उनका जेके बॉक्स कवर हो जाएगा यहाँ से। और अगर कोई बाहर के बच्चे जुड़ेगा तो उनके लिए ये कवर करूंगा। दोनों का मिक्स में पढ़ाऊंगा। और आज की डेट में अगर देखिए सिलेबस में कोई अंतर, कोई डिफरेंस, कोई उतना बड़ा गैप है नहीं, कॉमन चीजें हैं, तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा बैच कंप्लीशन के बाद, यानी अप्रैल में कंप्लीट होगा, मई या जून के एंड में मैं आपको रिविजनरी कंसाइज नोट दूंगा, जो मैं खुद प्रिपेयर करूंगा, प्रिपेयर बाय एलसीए, लतीफ कॉमर्स एकेडमी, या जो हम प्रिपेयर करेंगे अपने चैनल पे, मैं करूंगा सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर। ये मैं आपको दूंगा आपके रिविजनल पर्पस के लिए, लेकिन विद द कॉशन, विद द कॉशन नोट, कि जो भी नोट मैं आपको दूंगा, दे शुड नॉट बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर बुक्स। नोट कभी भी किताबों का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है। हम क्या करते हैं 11th में आमतौर पे इस क्लास में, हम नोट्स पढ़ के पास हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हम तो पास कर लिया, लास्ट के दिनों में 15 दिन पढ़ लिया, पास हो गए। लाइफ में पास होना आपका मकसद नहीं है ना। कोई सब्जेक्ट पास करना मकसद थोड़ी है लाइफ का, इतना छोटा मकसद थोड़ी रखना है कि मुझे कोई सब्जेक्ट पास करना है। पास तो वैसे भी हो जाएगा। बिजनेस स्टडीज इतना इजीली है कि बिना पढ़े भी पास कर लोगे। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, उसको कम से कम समझो कि क्यों पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, इसका हमारी लाइफ में बेनिफिट क्या होगा, इसका दूसरे की लाइफ में बेनिफिट क्या हो सकता है, तो वो सब चीजें तो पढ़नी है ना। तो इसके लिए जो लोगों ने मेहनत की है, किताबें लिखी है, थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा ना। हम तो आपको समझाएंगे, लेकिन पढ़नी तो आपने है ना। हम तो बताएंगे आपको बुक में ये लिखा है, यहाँ रेफरेंस मटेरियल, यहाँ वो है, लेकिन पढ़नी किसको है? आपने ही पढ़नी है ना। तो इसीलिए मैं आपको नोट्स बिगिनिंग पे नहीं दूंगा। मैं आपको जो नोट दूंगा वो सिर्फ रिविजनल पर्पस के लिए है, एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन वो आपको मिलेंगे जून जुलाई में। ठीक है। तब तक आपको बुक से पढ़ना है, मैं भी आपको बुक से पढ़ाऊंगा, पीपीटी बनेगी बुक से बनेगी, मैं आपको तब तक बुक से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे, जो पीपीटी में पढ़ाऊंगा, उसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। ठीक है, फाइन, ये हो गया। और एक लास्ट चीज जो है, ठीक है, लास्ट बिफोर कंक्लूडिंग दिस क्लास, वो है अपील फॉर डोनेशन। देखिए, मैं आपको ये चीज बताऊंगा, हमारा जो ये चैनल है बेसिकली, ये एक ट्रस्ट के अंडर है, एजुकेट ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है। हमने एक ट्रस्ट फ्लोट किया था लास्ट ईयर, उसका अनाउंसमेंट पब्लिकली किया, उसका नाम है एजुकेट ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट। जहां पे हमारा पर्पस है कि जो भी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है, वो एक्सेसिबल रहे हर किसी के लिए और अफोर्डेबल रहे। हमारे 2 पर्पस है, एक्सेसिबिलिटी, यानी कोई जियोग्राफिकल बैरियर ना हो, कोई एरिया का बैरियर ना हो, और अफोर्डेबिलिटी, कोई पैसे का बैरियर ना हो। अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, इन 2 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमने ये ट्रस्ट फ्लोट किया है। ठीक है। और इस ट्रस्ट में हम, आपको पता है ऑलरेडी, सब्सक्रिप्शन 35,000 क्रॉस कर चुकी है, कितने ही वीडियोस अपलोड हुए, कितने बच्चों को बेनिफिट हुआ, वो सब आपको पता है। बट इस ट्रस्ट के कुछ रनिंग एक्सपेंसेस है, लाइक हमें टीचर्स को कुछ पैसा देना पड़ता है, लाइक हमें इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, राइटिंग पैड खरीदना पड़ता है, हमें वेब कैम्स खरीदने पड़ते हैं, बेसिक जो खर्चे हैं इस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक है। और वो खर्चे फाइनेंस कहाँ से होते हैं? इस ट्रस्ट इनकम से ही फाइनेंस होते हैं। ठीक है। इट इज प्योरली वॉलंटरी इन नेचर, कोई भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट या ऐसा नहीं कि कोई डोनेशन देगा उसको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। कंटेंट सारा पब्लिक डोमेन पे ही है। अगर आपको लगता है कि आप तक जो एजुकेशन पहुंची, आप तक जो कंटेंट पहुंचा, और आपको कोई भी फायदा इस चैनल से हुआ, और आप इस पोजीशन में है, या आपके पेरेंट्स पोजीशन में है कि आप फाइनेंशियली वेल ऑफ है, और आप कंट्रीब्यूट कर पाओ ताकि बेनिफिट और लोगों तक पहुंचे, तो आप प्लीज अपने घर वालों को बोल के या खुद अपनी पॉकेट मनी से जो भी हो सकता है इस ट्रस्ट में डोनेट करें, ताकि ये जो इनिशिएटिव है बहुत लोगों तक पहुंचे, उसका फायदा और लोगों को भी हो। ठीक है। ये हमारी मेल है,
ये लतीफ सर का नंबर है, ये मेरा नंबर है। अगर कुछ भी जो फ्यूचर में अब हमारा रिलेशन रहेगा इस बैच के दौरान, तो ये नंबर्स हमारे पास है। बट ट्राई कीजिए कि संडेज को आप कॉल करें, बाकी दिन मोस्टली अनअवेलेबल रहते हैं। संडेज को आपका कॉल पिक भी होगा और आपसे बात भी हो जाएगी, ठीक है। डोनेशन का पर्पस यही है ताकि जो ट्रस्ट का बेनिफिट है और लोगों तक पहुंचे, और ये प्योरली वॉलंटरली इन नेचर है, वॉलंटरी है सारा। आप अगर चाहे और आप में पेइंग कैपेबिलिटी है, आप फाइनेंशियली वेल ऑफ है और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि इस ट्रस्ट में कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो अगर आप किसी और जगह 10,000 से 12,000 आजकल एवरेज फीस है क्लास 11th की, ठीक है। जिस जमाने में मैंने पढ़ा था तब ऑलमोस्ट 6-7 हजार की फीस थी कॉमर्स पूरे बैच की। तो अगर आपका ये कॉस्ट सेव हो रहा है, और अगर आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट सेव हो रहा है, आपके और कॉस्ट सेव हो रहे हैं, आपके नोट्स के कॉस्ट सेव हो रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं अगर आप इसका 1/10 या 1/20 या जो भी इस चीज का आप है इस ट्रस्ट को दे, ताकि ये बेनिफिट और लोगों तक पहुंच जाए। हमारे पास फंड्स आएंगे, हम और क्लासेस शुरू कर सकते हैं, 12th शुरू कर सकते हैं, क्लासेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ अपील, और ये कोई आप किसी भी टाइप का इसमें फोर्स नहीं है। जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आप कर सकते आप करने की कोशिश करें, और लोगों को भी करने के लिए बोले, ठीक है। विद दिस नोट बहुत सारी बातें हो गई, इंट्रोडक्शन भी हो गया। सो नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका बिजनेस स्टडीज का पहला लेक्चर होगा, और तब हम स्ट्रिक्टली विल स्टिक टू योर कैरिकुलम। हम स्ट्रिक्टली लेक्चर 1 से शुरू करेंगे, और हमने जो आज बातें करी वो जस्ट एक आइस ब्रेकिंग सेशन था, उसमें आपको कोई बातें ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जो कंटेंट रिलेटेड चीजें मैंने आपको बताई थी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, वो आपके अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स बता देंगे। बस ये एक इनसाइट था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। बाकी मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगा, और वो नेक्स्ट लेक्चर से आपका एज पर कैरिकुलम स्ट्रिक्टली होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, ठीक से रहे और अच्छे से पढ़े।